हेलो मैथ लवर्स। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स ना, उस एक्स के जगह पे हम लोग जेड लेकर आएंगे और फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके पहले के लेक्चर में माने लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके। ओके, तो अगर आप लोग वो वाले लेक्चर नहीं देखे तो आई बटन पे वो वीडियो है, आप लोग वहाँ से आप देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक शानदार लेक्चर। तो क्या होता है देखिए, मेथड ऑफ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब कि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है, जो इक्वेशन दिया होता है, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग को दिया होता है वहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होता है उसको हम लोग एक्स को चेंज करेंगे जेड में और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। तो यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने लिख दिए हैं, उन्हीं रूल्स को आप फॉलो करके बड़ी आसानी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या है पहला रूल? क्या है कि बाय कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर ना। को क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ना। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग जो वो इक्वेशन दिया होता है वहाँ से पी क्यू और आर की वैल्यू कंपेयर करके फाइंड आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद रूल नंबर 2 क्या है कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू जेड द इक्वेशन बिकम्स। जब हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको, एक्स को जेड में चेंज कर देंगे तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो ऐसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? d2y अपान dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y बराबर r1 ना। ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। फिर जहाँ पे हम लोग p1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए p1 बराबर होता है d2z अपान dx स्क्वायर प्लस p dz बाई dx अपान dz बाई dx का होल स्क्वायर ना। p1 की वैल्यू और Q1 बराबर कितना होता है? Q अपान dz बाई dx का होल स्क्वायर और R1 बराबर होता है R अपान dz बाई dx का होल स्क्वायर ना। इन तीनों वैल्यू को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए ना, कहीं पर नोट करके इन तीनों की तीनों जो ये फार्मूले हैं उसको आप लोग याद कर लीजिए। इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके हम लोग बड़ी आसानी से इन P1, Q1 और R1 की वैल्यू निकाल करके ले जा करके यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोगों को वो एक आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। फिर उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है? लेट अस चूज जेड को हम लोग किस तरीके से चूज करेंगे सच दैट Q1 बराबर कांस्टेंट। एक ये तरीका होता है, फिर दूसरा होता है P1 बराबर 0 ना। लेकिन जो Q1 बराबर कांस्टेंट वाला तरीका है यह काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, तो हम लोग यही तरीके का यूज़ करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व करने में ना। तो इसका मतलब कि हम लोग जेड को कैसे चूज़ करेंगे? जेड को हम लोग दो तरीके से चूज़ कर सकते हैं। पहला है कि Q1 बराबर कांस्टेंट सपोज करके और दूसरा है P1 बराबर 0 सपोज करके ना। तो ये जो Q1 बराबर कांस्टेंट होता है इसी के यूज़ हम लोग सारे के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे। ये जो है थोड़ा ईजी होता है ना, यहाँ से जेड की वैल्यू काफ़ी ईजी तरीके से निकल जाती है। फिर उसके बाद क्या है? एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ P1, Q1 एंड R1 यहाँ पे होगा ना, R1 इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सा इक्वेशन फर्स्ट? ये देखिए, ये जो इक्वेशन है ना d2y अपान dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz प्लस q1 y बराबर r1, इसी में हम ले जा करके वैल्यू को पुट कर देंगे p1 की, q1 की और r1 की। फिर वहाँ से हम लोग कोई इक्वेशन फाइंड आउट होगा, उस इक्वेशन का हम लोग CF और PI मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालेंगे तो हम लोगों को जो इक्वेशन है y का, मतलब जो y का सोल्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा ना। y बराबर करके इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो हो गए रूल्स ना। ये 4 रूल्स को ही फॉलो करके हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ना, क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए x की पावर 6 d2y अपान dx स्क्वायर प्लस 3x की पावर 5 dy बाई dz प्लस a स्क्वायर y बराबर 1 अपान एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करके सॉल्व करना है।
तो फिर इसको हम लोग पहले ये क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 1 का बी ना। तो इसको में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे ना, पूरा एकदम अच्छी तरीके से लिख के एकदम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा स्पीडली भी सॉल्व करेंगे और आगे के क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। द इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो इक्वेशन है उसको वो ऐसा भी लिखा जा सकता है। उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे, d2y/dx², मतलब x⁻6 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो d2y/dx² है उसका हम लोगों का जो कोफिशिएंट है वो 1 हमेशा चाहिए होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 लाने के लिए x⁻6 से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे ये अब हो गया d2y/dx² प्लस 3/x dy/dx प्लस a² x⁻6 y इज इक्वल टू 1/x⁸। ये हो गया इक्वेशन। अब यहाँ से हम लोग p q r की वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करके। तो देखिए p बराबर कितना है 3/x एंड q बराबर ये y के साथ जो भी लगा है a²/x⁻6 और r बराबर ये 1/x⁸ ना। फिर बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब चेंज करेंगे टू z, x टू z, द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन कैसा बन जाएगा d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y बराबर r1, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, चूजिंग z सच दैट q1 बराबर a² ना से। देखिए ये q1 को हम लोग किस तरीके से सपोज करेंगे। देखिए जहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहा होगा ना, जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें जो y के साथ कांस्टेंट लगा होता है ना, उसी को हम लोग पूरे को q1 सपोज कर लेते हैं ना। ये रूल आप लोग हमेशा याद रखिएगा, q1 है उसको हम लोग वही सपोज कर लेते हैं जो भी कांस्टेंट लगा होता है। तो देखिए तो q1 बराबर हो गया a² ना, क्योंकि यहाँ पे a² जो है वो कांस्टेंट है y के साथ लगा हुआ। तो q1 बराबर हो गया a², हम लोग ऐसा सपोज कर लिए। देन q1 बराबर क्या होता है q/dz/dx का होल स्क्वायर ना, यहाँ ये जो फार्मूला मैंने लिखवाया था ना। फिर उसके बाद दैट इज dz/dx का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा q/q1 के ना। dz/dx का होल स्क्वायर ये बराबर होगा q/, यहाँ पे ये q1 आ गया तो q1 के बराबर। तो q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू देखिए यहाँ पे a²/x⁻6, तो a²/x⁻6 अपान q1 की वैल्यू को हम लोग कैसे सपोज किए हैं a², ये a² यहाँ गया और कैंसिल हो गया एक दूसरे से। तो बचा कितना, बचा 1/x⁻6 ना। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू होगी तो dz/dx का होल स्क्वायर ये बराबर है 1/x⁻6 के। तो dz/dx बराबर कितना हो जाएगा 1/x⁻3 ना, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे गया तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये dz बराबर कितना हो जाएगा, dz बराबर ये dx उस साइड गया तो dx/x⁻3। इसका मतलब कि जब हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को z की वैल्यू कितनी मिलेगी, z बराबर हो जाएगा -1/2x² ना। ये हो गया हम लोगों का z की वैल्यू, ये z की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद जो d2z/dx² है उसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे इसकी वैल्यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो p1 है वो वहाँ पे d2z/dx² है ना, तो यहाँ पे रखने के लिए हम लोगों ने इसकी भी वैल्यू निकाल के रख ली। d2z/dx² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए इसका एक बार हम लोग और डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3/x⁴। डिफ्रेंसिएशन करेंगे यहाँ पे इसका d2z/dx² की वैल्यू निकालने के लिए, और z की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, अब सिंपली इन्हीं वैल्यू को ले जा करके z की और यहाँ पे d2z/dx² की वैल्यू को ले जा करके p1 और r1 निकाल लेंगे। देन p1 बराबर कितना होता है d2z/dx² प्लस pdz/dx अपान dz/dx का होल स्क्वायर, ये होता है p1 बराबर। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो d2z/dx² की वैल्यू है -3/x⁴ प्लस p इंटू dz/dx की वैल्यू कितनी थी 1/x⁻3 अपान dz/dx की वैल्यू 1/x⁻3 इसका स्क्वायर। फिर देखिए p की वैल्यू कितनी आई थी कंपेयर करने पे 3/x आया था, तो यहाँ पे 3/x रख देंगे तो इसका मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3/x⁴ ना। जब 3/x⁴ हो जाएगा तो ये 3/x⁴ और -3/x⁴ एक दूसरे से कैंसिल हो गए और बचा कितना 0।
मतलब P1 की वैल्यू हम लोगों को 0 फाइंड आउट हो गई। फिर उसके बाद R1 कैसे निकालेंगे? R1 बराबर होता है R/dz/dx का होल स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी कंपेयर करने पे आई थी? 1/x⁸ एंड dz/dx का होल स्क्वायर मतलब 1/x⁶, दैट मीन्स 1/x² ना। फिर उसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी -2z के। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू रखते हैं हम लोग R1 की ना, उसको हम लोग हमेशा z में लाने के बाद रखते हैं। ये नियम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये जो R1 की वैल्यू होती है वो x में आती है, फिर उस x को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं z में। कहाँ से कन्वर्ट करेंगे? देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आई थी ना z बराबर, वहीं से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए z बराबर -1/2x² आया था, तो इसका मतलब 1/x² बराबर कितना हो जाएगा? ये उस साइड जाएगा तो -2z हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहीं से इसकी वैल्यू निकाली 1/x² की, तो यही वैल्यू ले जा करके हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। तो z बराबर R1 बराबर कितना हो गया? R1 बराबर आ गया -2z। हेंस द रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा? d2y/dz² प्लस a² ना, क्योंकि P1 की वैल्यू 0 आई थी ना, तो यहाँ पे a² बराबर -2z माइनस यहाँ पे R1 बराबर R1 होता है, R1 की जगह पे ये रख दिया। तो फिर उसके बाद और ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं d² प्लस a² y बराबर -2z, जहाँ पे d बराबर कितना है? d/dz ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में AE लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस a² बराबर 0, देन d इक्वल टू ± AI ना। यहाँ पे यम होना चाहिए था ना, उससे ज़्यादा सही पड़ता। तो CF बराबर C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ, ये CF होता है कब? जब D बराबर ± AI ना, यहाँ पे A है तो इसका मतलब यहाँ पे cos AZ लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो D है वो dz के साथ लगा है ना, तो यहाँ पे तो इसलिए C1 cos AZ प्लस C2 sin AZ, ये हम लोगों को CF निकल गया। अब PI निकालेंगे और उसके बाद डायरेक्ट Y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए अब ज़्यादा बड़ा नहीं है तो फिर PI कैसे निकालेंगे? PI बराबर -2z/d² प्लस a² बराबर -2z/a² ना, a² कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे 1 प्लस d²/a² का इन्वर्स ना। ये सब आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं काफ़ी अच्छी तरीके से CF और PI निकालना, तो लेकिन तब पर भी मैंने यहाँ पे कर दिया, हो सकता है भूल गए हो ना। तो ये बराबर होता है -2z/a², यहाँ पे 1 - d²/a² हो गया। इसका एक्सपेंशन करने पे ना और होगा, लेकिन और हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फिर उसके बाद वो जो D है ना, उसके जब इसके साथ करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए नहीं लिखा। तो PI बराबर -2z/a², इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस यहाँ पे 2z, और इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन है ना, तो 2z का 2 बार डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये पूरा 0 हो गया। दैट मीन्स PI बराबर -2z/a² आ गया। और फिर उसके बाद जो सोल्यूशन होगा वो y बराबर CF प्लस PI। CF की वैल्यू ये है पूरा, और प्लस PI की वैल्यू कितनी है? -2z/a² ना। अब यहाँ पे हम लोग z की वैल्यू ले जा करके रख देंगे। z बराबर कितना था? -1/2x²। तो यहाँ पे हम लोगों ने z की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे -1/2x², यहाँ पर भी रखा और यहाँ पर भी रख दिया ना। फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो गए ना, और ये माइनस का प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस 1/x² प्लस a² हो गया। और ये कैसे हुआ? देखिए cos -थीटा बराबर कितना होता है? cos थीटा होता है। तो यहाँ पे C1 cos a/2x² हो गया ना, मल्टीप्लाई हुआ, प्लस यहाँ पे C2 साइन ना। यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए था बाहर ना, तो यहाँ पे माइनस भी बाहर ले आएंगे तो वही फिर कांस्टेंट मतलब अलग कर देंगे, तो वहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। मतलब क्या? मतलब अगर यहाँ पे माइनस हम लोग लिखते हैं ना तो भी सही है, और अगर प्लस लिखते हैं तो भी सही है ना। तो अगर यहाँ पे माइनस लिख देंगे तो भी सही ही है। क्यों सही है? क्योंकि फिर कांस्टेंट एक बार अगर प्लस करना चाहेंगे तो कांस्टेंट थोड़ा चेंज कर देंगे ना। यहाँ पे C2 डैश कर देते हैं हम लोग ना, तो ज़्यादा सही पड़ेगा ना। प्लस C2 डैश मतलब क्या? कि -C2 बराबर C2 डैश ये ना। तो यहाँ पे C2 डैश साइन a/2x² प्लस x² प्लस a², ये हो गया हम लोगों का
सोल्यूशन। ये आंसर फाइंड आउट हो गया ना। तो कैसे किया हम लोगों ने, बहुत ईजी था, है कि नहीं। अब आइए मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 D2। यही एक और क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ट्रिक वही बता दूंगा, पूरा एकदम अच्छे तरीके से हिंदी में भी लिख के बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। फिर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और न केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, बल्कि आज से मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा चीज़ और लेकर आया हूँ। क्या कि जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे ना आपको इस पूरे वीडियो के ना, उसके पूरा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे के बाद, है ना। तो थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिए वीडियो को ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, D2y पान डी एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 cos x dy बाई डी एक्स प्लस 2y cos स्क्वायर x बराबर cos x, सॉरी cos की पावर 4x है ना। ये हो गया क्वेश्चन 12। हियर ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। P बराबर कितना है, ये है, और Q बराबर ये है ना, y छोड़ के, और R बराबर ये पूरा। बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z द इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन ऐसा बन जाएगा ना, D2y पान डी जेड स्क्वायर प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 y बराबर R1, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। चूजिंग z सच दैट Q1 बराबर 2 से, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि Q1 को किस तरीके से सपोज करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो ना। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया होता है, यहाँ पे कौन सा ये है क्वेश्चन ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें जो x के अलावा ना, x और y को छोड़ करके जो भी x का वो फंक्शन होता है, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, cos स्क्वायर x है। तो इसको और y को छोड़ करके जो भी दिया गया होता है उसको हम लोग Q1 सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q1 यहाँ पे हम लोग 2 सपोज करेंगे, है ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कांस्टेंट है। तो Q1 को हम लोग कांस्टेंट सपोज करते हैं, और जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वही सपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए, चूजिंग जेड सच दैट Q1 बराबर 2 से, देन मतलब Q1 बराबर 2 हम लोगों ने कह दिया, देन 2 cos स्क्वायर x बराबर 2 डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ना। वही Q1 बराबर क्या होता है, Q1 बराबर होता है Q अपान ना R डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो उसको हम लोगों ने साइड सेंड कर दिया। तो Q बराबर क्या हो गया, ये Q है, Q बराबर Q1 और डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक स्टेप हम लोगों ने छोड़ दिया, आगे बढ़ा, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या हो गया, cos स्क्वायर x बराबर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दैट इज डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो दैट मीन्स z बराबर sin x हम लोगों को फाइंड आउट हो गया ना, ये z बराबर sin x फाइंड आउट हो गया। फिर उसके बाद जो P1 होता है, P1 कितना होता है, D2z अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोगों ने D2z अपान डी एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो D2z अपान डी एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, जब डी जेड बाई डी एक्स है cos x, तो इसका मतलब कि जब cos x का एक बार हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को D2z अपान डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस साइन एक्स प्लस p की वैल्यू को रख दिया, 10x माइनस 3 cos x है p की वैल्यू, और इंटू डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू cos x है ना, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू cos x है। तो यहाँ पे cos x रख दिया अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर x। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो cos x का इसमें जब हम लोगों ने 10x में मल्टीप्लाई किया, तो cos x का जब 10x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, sin x मिलेगा। दैट मीन्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 3, यहाँ पे cos x का मल्टीप्लाई cos x में करने पे cos स्क्वायर x हो गया अपान cos स्क्वायर x ना, sin x से sin x कैंसिल, और बचा माइनस 3 cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। फिर उसके बाद cos स्क्वायर कैंसिल, P1 की वैल्यू आ गई माइनस 3 ना, ये P1 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट हो गई। P1 की वैल्यू माइनस 3 आने के बाद R1 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, R1 बराबर R अपान डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ पे cos स्क्वायर cos की पावर 4 x है अपान डी जेड बाई डी एक्स होल स्क्वायर, वही cos स्क्वायर x, इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना, cos स्क्वायर x बचा यहाँ पे। और अगेन देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x है ना, अब हम लोग डायरेक्ट रख देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन रिड्यूस्ड इक्वेशन में R1 की वैल्यू ये नहीं रखेंगे cos स्क्वायर x, क्योंकि x के फॉर्मेट में है। हमको क्या करना है,
जेड के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे आप लोग क्या रखेंगे, जो जेड की वैल्यू है वो साइन एक्स है, तो इसका मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू जेड स्क्वायर होगी। दैट मीन्स 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये हम लोगों को R1 की वैल्यू निकल गई ना, जेड के टर्म में हम लोग हमेशा निकाल कर रखेंगे। ये अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये हमेशा याद रखिएगा ना, ठीक है। देन हेंस द रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे P1 की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू और ये R1 की वैल्यू ना। फिर उसके बाद इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2y बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी के जगह पे आप लोग यम प्रयोग कीजिएगा ना। ये मेरा भाई मिस्टेक हो गया डी ना, तो यहाँ पे आप लोग यम पूरा जहाँ जहाँ डी है वहाँ यम प्रयोग करिएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग को ये फाइंड आउट हो गया, d माइनस 1 ब्रैकेट में d माइनस 2 बराबर 0 ना। फिर इसका मतलब कि यम की वैल्यू है 1, 2 ना, यम की वैल्यू यहाँ से ये निकल गई। फिर सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, C1 ई की पावर z प्लस C2 ई की पावर 2z। यहाँ पे ई थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया था, इसलिए इसको हम लोगों ने थोड़ा जूम करके यहाँ पे फिर से लिख लिया। ये हो गई हम लोगों को सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। वही जेड के टर्म में फाइंड आउट होगी, क्योंकि जो इक्वेशन है वो जेड के फॉर्मेट में है। तो पी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपान डी स्क्वायर माइनस 3D प्लस 2 ना। फिर अगेन वही पी आई की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि जिस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ना, ये तो आप लोगों को आता ही है किस तरीके से पी आई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पे 1 है और इंटू ई की पावर 0 हम लोग सपोर्ट कर लेंगे, ई की पावर 0x। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ डी है वहाँ 0 रख देंगे। तो ये 1/2 हो गया माइनस, इसका इस तरीके से करते हैं जेड स्क्वायर अपान जो कांस्टेंट होता है उसको हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 2 माइनस 3D अपान 2 हो गया। जब 2 कॉमन किए तब ये मिल गया, यह हो गया। फिर उसके बाद इसमें हम लोग इसको अलग कर लिए और 1 को अलग कर लिए, और इसको ऊपर जब भेजेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। फिर इसका एक्सपेंशन करने पे ये हम लोगों को मिल गया ना। फिर जब इसमें जो हम माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 का मल्टीप्लाई किए तो ये फाइंड आउट हो गया ना। ये कैसे मिला देखिए, एक बार समझ लीजिए इसको। 1/2 है यहाँ पे, 1/2 माइनस यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे जेड स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस यहाँ पे जब हम लोग इसका करेंगे तो इसका हम लोग 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है। तो 2 बार जब हम लोग जेड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को 2 फाइंड आउट हो जाएगा, 2/4 दैट मीन्स 1/2। और माइनस यहाँ पे जब हम लोग इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2z हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6z/2 का 2 में 4। तो यहाँ पे पी आई की वैल्यू हम लोगों को ये फाइंड आउट हो गई, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस 3/2 जेड। इसका मतलब कि y बराबर सी एफ प्लस पी आई हो गया। तो सी एफ की वैल्यू ये है और पी आई की वैल्यू ये है। यहाँ पे हम लोग जेड की जगह पे साइन एक्स रख देंगे और इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। y बराबर C1 ई की पावर साइन एक्स प्लस C2 ई की पावर 2 साइन एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3/2 साइन एक्स प्लस 1। ओके, ये हम लोगों को y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिंपल रूल, वही जो मैंने बोला था ना आप लोगों के लिए कि ये सरप्राइज है, तो ये सरप्राइज यही है ना। और क्या आपको लोगों को कुछ खाने पीने का सरप्राइज थोड़ी दे सकता हूँ मैं ना। तो ये सिंपल रूल ही आप लोगों के लिए सरप्राइज है, जो भी सरप्राइज है सब यही सब है। तो क्या है ये सिंपल रूल में, देखिए सिंपल रूल में मैंने थोड़ा हिंदी में भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिख दिया है कि किस तरीके से हम लोग जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना। क्या इसमें वही पी क्यू आर की वैल्यू निकालो, फिर जेड की वैल्यू निकालो ना, Q1 बराबर कांस्टेंट सपोज करके जेड की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। फिर उसके बाद P1 और R1 की वैल्यू निकालो और P1 Q1 R1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख दो, वहाँ से CF और PI निकाल के Y की वैल्यू फाइंड आउट कर दो है। यही है, केवल यही 3 रूल आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो आप लोगों को बाकी सारे के सारे क्वेश्चन ना सॉल्व होते चले जाएंगे। तो क्या है बाकी के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है बाकी, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा और ये वाला सॉल्व करिएगा ना। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं ये पूरा एक्सरसाइज का पूरा जो PDF है आप लोगों को
नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और कौन बस ये वाला करा दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी आप लोग 2-3 क्वेश्चन खुद से भी प्रैक्टिस करिए, है कि नहीं। ओके, सो यही पर लेक्चर ये वाला एंड होता है। मज़ा आया हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।